पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम अमित शाह और उनके अंदर पाई जाने वाली राजनीतिक गर्मी की चर्चा करेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये गर्मी क्या है और उसको कैसे निकाल देंगे। वैसे जहां तक गर्मी निकालने का सवाल है वो तो दरअसल प्रदेश की जनता निकालेगी, लेकिन ये गर्मी क्या है इसका उदाहरण इस वीडियो में देखें। मेरे साथ बोलिए भाई, जी टीवी अब तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ भैया, अरे बैठ जाओ, ऐसा कहता हूं मैं, बैठ जाओ। दोस्तों, आपने देखा कि देश का गृह मंत्री अपने गोदी मीडिया के साथ क्या सुलूक कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि अपने पालतू डॉगी के साथ तो यही व्यवहार किया जाता है, लेकिन वो भी ये मानेंगे कि कम से कम पब्लिक में या माइक पर ऐसा करना शोभनीय नहीं है। कुछ लोगों का मानना होगा कि ये तो शाह जी का स्वभाव है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। शाह जी पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से अपने आप को शहंशाह समझने लगे हैं ऐसा हो गया है। ये सत्ता की गर्मी है। 2014 से पहले शाह जी कैसे थे इसका एक उदाहरण आप इस वीडियो में देखें। आपके साथ जो मुजफ्फरनगर में हुआ, आपने ट्विटर में कहा कि बेस्ट बॉलर्स भी नो बॉल डिलीवर कर देते हैं। क्या हम माने अमित शाह जी कि आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई, वो जो आपने भाषण दिया शामली में वो आपको नहीं देना चाहिए था? देखिए, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। जी, मैं सोच समझ कर ठीक बोला था, ऐसा मुझे लगता था जी। मगर चुनाव अभियान में जो भाषण होते हैं इसके इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम अथॉरिटी चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए, तो मैंने इसको स्वीकार किया। जब आपने कहा कि नो बॉल, बेस्ट बॉलर से भी नो बॉल डिलीवर हो गया। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। अब मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो ठीक थी, मगर चुनाव आयोग ने कहा तो मैं मानता हूँ और सम्मान करता हूँ चुनाव आयोग। थोड़ी सोच। दोस्तों, आपने देखा कि 2014 से पहले उनका स्वभाव कैसा था। वो पत्रकारों के साथ कैसे विनम्रता से बात करते थे, किस प्रकार उन्होंने अपने नो बॉल को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया था। उनकी पार्टी के सत्ता में आने का ये भी एक कारण था, लेकिन फिर समय बदल गया, दिमाग में सत्ता की गर्मी चढ़ गई और उनकी भाषा और व्यवहार बदलने लगा। इसका नमूना दिल्ली विधानसभा के प्रचार में भी देखने को मिला, और जहां उन्होंने अपने समर्थकों को बुरी तरह डांट दिया। अगर आपको इस पर विश्वास न होता हो कि वो अपने समर्थकों को कैसे डांट सकते हैं, तो इस वीडियो में खुद देखें। ये शर्जील इमाम, अरे सुनो भाई, सुनो, अरे बटन दबाओ मित्रों, ये शर्जील इमाम, अरे बेवकूफी बंद करो ना भैया, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार भारत का गृह मंत्री गोली मारो वाले नारों को रोक नहीं सका और चुनाव में उसकी पार्टी की करारी हार का सामना पड़ा। और आप समझते हैं आपकी पार्टी की तरफ से कुछ बयान जो आए देश के गद्दारों को, और 8 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, पता चल जाएगा इंडिया कौन है पाकिस्तान कौन है, और शाहीन बाग में जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं वो लोगों के घर में घुस के बहू बेटियों का बलात्कार कर देंगे, इस तरह के वाक्य ऐसा बयान नहीं दिया किसी ने बहू बेटियों का बलात्कार करेंगे, मगर बाकी सब जो आपने कहा वो भी बयान नहीं देने चाहिए। पार्टी ने तुरंत ही अपने आप को अलग किया है। ऐसा होता है नाविका जी की पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता कई स्तर से प्रोसेस होकर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पार्टी उनको आगे बढ़ाती है। हाँ, तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार भारत का गृह मंत्री गोली मारो वाले नारों को रोक नहीं सका और चुनाव में उसकी पार्टी को इसके कारण करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव नतीजों में अपनी हार स्वीकार करने के बाद उनको ये मानना पड़ा कि इस तरह के नारे नहीं लगाए जाने चाहिए थे। ये जो वीडियो पीछे चल रही है, ये दरअसल टाइम्स नाउ की समिट में उनका एक इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, और इसको आप जो है वो इस ANI के ट्वीट में भी देख सकते हैं कि इस तरह के नारे लगाने से और हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच कहने की वजह से
हमको दिल्ली में जो है वो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, शाह जी का ये मामला है कि हार के फौरन बाद तो उन्हें ये सब बातें याद रहती हैं, लेकिन फिर थोड़ा वक्त गुजरता है तो फिर वो उसे भूल जाते हैं। क्योंकि जैसे कि कहावत है कि दुम जैसे ही नली से बाहर आती है घूम जाती है, उनके साथ भी ऐसा होता रहता है। बंगाल में उन्होंने पत्रकार का किस तरह खुलेआम तिरस्कार किया, इसका एक नमूना आप इस वीडियो में देखें। ए टीवी वाले भाई, ए सफेद कपड़ा, ओ ए ईश्वर कर दो कैमरा ईश्वर कर दो, तुम ईश्वर कर दो। हाँ, तो दोस्तों, ये भी सत्ता की गर्मी थी जो फिर एक बार निकल आई और जिसका जो है वो नमूना हमने देखा। इसमें इस वीडियो को अगर आप पूरा विस्तार से देखें तो वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के लिए बंगाल में 199 सीट तो पक्की हो चुकी है, बस एक ही कमी है। अब अगर आप लोग इस कमी को पूरा कर दें तो जो है वो बीजेपी की पूरी 200 हो जाएगी और 2 तारीख को 2 बजे ममता दीदी जो है वो जा करके अपना इस्तीफा पेश कर देंगी। ये बात सिर्फ गृह मंत्री ने नहीं कहा, बल्कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 2 मई दी गई। लेकिन कौन गया ये सब लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, यह ऐसा नहीं है कि इस तरह का मामला सिर्फ दिल्ली में हुआ हो या बंगाल में हुआ हो, बल्कि ये तो एक लंबा सिलसिला है। आप इस छोटी सी वीडियो में देखें कि जो है वो ये सिलसिला किस तरह आगे बढ़ता रहा है। जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार यहां बनने जा रही है और 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। इस चुनाव परिणाम के बाद पहला मौका होगा जब दोनों को एक साथ जश्न मनाना है, जेडीयू और आरजेडी। आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की 2/3 से ज्यादा बहुमत से निश्चित रूप से सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में करीब करीब कांग्रेस की सरकार बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी न केवल चौथी बार सरकार बनाएगी, 65 सीटों का लक्ष्य रखकर चुनाव को मजबूती से जीतने के लिए चुनाव के मैदान में हम उतरेंगे। Chhattisgarh, the Congress saw its most comprehensive victory in the assembly poll, with the party thrashing the BJP and getting a massive 68 seats out of 90. और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अशोक गहलोत, तो जिसे राजस्थान की जनता ये कहती है जादूगर है, उनकी जादूगरी ये चल रही है। और मुझे भरोसा है कि पूर्ण बहुमत की किसी के समर्थन के बगैर की सरकार, कमल के निशान की सरकार झारखंड के अंदर होगी। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनती हुई दिख रही है। समग्र महाराष्ट्र की जनता पर 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। शिवसेना का जो रोल रहा है उसका भी सम्मान होना चाहिए। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। The Aam Aadmi Party is concerned, they'll be very, very pleased. कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि शाह जी जो है वह चुनाव से पहले कैसे विश्वास के साथ बात करते हैं और उनके विश्वास और जनता के अविश्वास में कितना कम अंतर है। अब शाह जी फिर से जी टीवी के जो है वो करस्पॉन्डेंट को डांट रहे हैं और ये छोटी सी क्लिप जो मैंने आपको पहले दिखाई थी 15-20 सेकंड की, इसको आप फिर से देखें। मेरे साथ बोलिए, भाई जी टीवी अब तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ भैया, अरे बैठ जाओ, ऐसा कहता हूं मैं, बैठ जाओ। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार है। इसमें शाह जी ने अपने जी टीवी के करस्पॉन्डेंट को इस बुरी तरह से डांट दिया। इसका नतीजा संभवतः वही निकलेगा
जो इससे पहले निकला करता है, परंतु शाह जी 2024 चुनाव से पहले भी उसे भुला देंगे और फिर वही गलती दोहराई जाएगी, क्योंकि सत्ता की गर्मी उस वक्त तक बाकी रहेगी और ये सब कराती रहेगी। इसके बाद अगर चुनाव के नतीजे विपरीत निकल आए तो फिर वो पहले जैसे हो जाएंगे, यानी गर्मी शांत हो जाएगी। वो पहले कैसे थे इसे इस वीडियो में देखें। ये 2007 की वीडियो है जिसमें उन्होंने रवीश कुमार से बात की थी। कोई ऐसी बयानबाजी जिसे लेकर आपको, अपनी पार्टी की बयानबाजी जिसे लेकर थोड़ा अफसोस होता, ना करते तो अच्छा, एक पश्चाताप, एक मतलब रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो बताइए। देखिए, पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ गेम, इससे कोई पश्चाताप वाली बात नहीं होती है। चुनाव में दोनों ओर से इस तरह की बयानबाजी होती है और ये रूटीन बात है। ना मैं बदला ना अमित शाह के इस जवाब से आप उनकी राजनीति की शैली को समझ सकते हैं। 2007 ये 2019 है। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि सत्ता की गर्मी चढ़ने से पहले और सत्ता की गर्मी चढ़ने के बाद इंसान में कितना बड़ा फर्क हो जाता है। इसीलिए कुदरत जो है वो लोगों की सत्ता की गर्मी उतार देती है, बल्कि जनता से उतरवा देती है, आप ये भी कह सकते हैं। हाँ, तो ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ किसी नए विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।